मध्य एशिया से आया एक ऐसा योद्धा जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। दोस्तों, लेकिन कहा जाता है कि इसको बुलाने के पीछे भारत के ही कुछ राजाओं का हाथ था। जैसे राणा सांगा के ऊपर आरोप लगते हैं कि इन्होंने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया, इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए। जैसे इब्राहिम लोदी के जो पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोदी, और उनके जो चाचा थे आलम खां लोदी, क्या उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे बाबर ने भारत को अपना स्थायी ठिकाना बनाया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने मुगल साम्राज्य की नींव भी इस तरह डाली कि उन्होंने 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध से 1857 तक, जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार नहीं कर लिया, तब तक मुगल राजवंश चलता रहा और लगभग 331 सालों तक मुगल राजवंश चलता रहा। लेकिन क्या दोस्तों बाबर भारत पर अपनी मर्जी से आया था यहाँ पर? क्योंकि मध्य एशिया में उसका कोई ठिकाना नहीं था, वह अपना एक ठिकाना ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे वह आगे बढ़ता रहा, भारत पर उसने आक्रमण किया। और दूसरा पहलू यह भी है कि क्या उसको भारत में बुलाया गया था? राणा सांगा या दौलत खां आलम खां लोदी, क्या इन्होंने इनको भारत पर बुलाया था? नमस्कार दोस्तों, आज हम इनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे हम बाबर की जीवनी और इतिहास के बारे में, और भारत पर कैसे उसने मुगल राजवंश की नींव डाली, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उज्बेकिस्तान का एक शहर फरगना, वहां पर बाबर का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खान, जो मंगोल वंश की थी, और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंश के थे। इस तरह से तैमूर और मंगोल वंश के सम्मिश्रण से बाबर का जन्म हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा थे, जो फरगना का ही एक सरदार थे। जैसे भारत में नहीं हुआ करते थे सामंत एक छोटे क्षेत्रफल का शासक होता था, उसी तरह से उज्बेकिस्तान में सरदार हुआ करते थे। अब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु 1494 ईस्वी में हो जाती है, और अपनी दादी के सहयोग से बाबर 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बनता है। लेकिन आगे की राह बाबर के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि बाबर उस समय कम उम्र का था और अपने जो परिवार वाले थे इनके विद्रोही हो गए थे, जिसकी वजह से बाबर को बचपन में ही संघर्षों का सामना करना पड़ा। और इनके जो परिवार वाले थे, चाचा था, इन्होंने इनसे फरगाना छीन लिया और बाबर को निर्वासित होना पड़ा, और लगभग 2 साल तक निर्वासन का जीवन जीना पड़ा। और इसके बाद बाबर ने सेना संगठित की और फरगना पर अधिकार कर लिया वापस, और इन्होंने समरकंद को भी अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इनके जो सरदार थे, इनके जो सेनापति या सैनिक थे, इन्होंने ही इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और फरगना भी इनके हाथ से जाता रहा और समरकंद भी इनके हाथ से जाता रहा, क्योंकि इनके खिलाफ विद्रोह हो गया था, जिसकी वजह से दोनों तरफ से ही इनको संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये आगे बढ़ते हैं और अफगानिस्तान आकर इन्होंने काबुल पर अधिकार कर लिया, कंधार पर अधिकार कर लिया, और इन्होंने गजनी पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन यहाँ पर भी उनकी यही स्थिति रही, काबुल पर नियंत्रण स्थापित करते तो कंधार हाथ से निकल जाता, कंधार पर नियंत्रण जमाते तो गजनी हाथ से निकल जाता, गजनी पर नियंत्रण जमाते तो काबुल हाथ से निकल जाता। इस तरह से इनको कभी भी स्थायी रूप से ये अपना शासन चलाने में भी कामयाब नहीं हुए थे, क्योंकि इनके खिलाफ विद्रोह काफी हुए थे। इसी संघर्षों से आगे बढ़ते हुए ये आगे बढ़ते हैं और भारत की तरफ अपना रुख करते हैं। अब दोस्तों, लड़ाई लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है धन की। अब धन की आवश्यकता तो इनको पड़नी थी, क्योंकि सेना रखने के लिए और युद्ध करने के लिए धन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों, इन्होंने क्या किया, 1526 में जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उससे पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया। वो एक लुटेरे की हैसियत से किया था। जैसे उन्होंने 4 बार जो भी आक्रमण किए थे, बाजोर पर अभियान किया और इन्होंने सर्वप्रथम भारत में पहली बार गोला बारूद और तोप का इस्तेमाल किया। भारतवासी पहले ये जानते नहीं थे कि गोला बारूद और तोप क्या होती है, तो सबसे पहले इन्होंने भारत में गोला बारूद और तोप का इस्तेमाल किया। तो इन्होंने जैसे ही जीतते गए, लेकिन ये जीतकर धन लूटकर वापस काबुल चले जाते थे, क्योंकि काबुल बाबर को बहुत पसंद था। अब दोस्तों, 4 बार जब इन्होंने आक्रमण किया तो लुटेरे की हैसियत से किया था, तो भारत के लोगों को भी यह लगता था कि यह एक लुटेरा है, जैसे आता है और लूटकर धन वापस चले जाता है। इस तरह यहाँ पर रुकने के उद्देश्य से यह नहीं आया था। अब दोस्तों, क्या होता है, भारत में दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी का शासन था, लोदी वंश का शासन था। अब लोदी वंश के जो पंजाब के सूबेदार थे, उनका नाम था दौलत खां लोदी, और इनके चाचा का नाम था आलम खां लोदी। दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ये चाहते ही नहीं थे कि इब्राहिम लोदी दिल्ली पर शासन करता रहे, क्योंकि वे इनके खिलाफ थे और इनके आपस में ही फूट और कलह पड़ी हुई थी लोदी वंश के परिवार में। तो इस तरह से इनकी कलह का फायदा उठाकर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने तुलोगामा पद्धति का प्रयोग किया, और इनकी सेना काफी कम थी, लगभग 40,000 की सेना ने इब्राहिम लोदी की लगभग 1 लाख की सेना को पराजित कर दिया, क्योंकि इन्होंने इस पद्धति का प्रयोग करके और इन्होंने गोला बहादुर और तोपों
गोला बारूद और तोपों का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी की सेना को पस्त कर दिया और दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध यह नहीं दर्शाता है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना कर दी थी, केवल यह दर्शाता है कि उन्होंने इब्राहिम लोदी को समाप्त कर दिया। और इब्राहिम लोदी एक ऐसे दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी को मारने के पश्चात लोदी वंश की समाप्ति इसका संकेत देती है। लेकिन आगे इस बाबर के सामने इससे भी आगे चुनौती और आने वाली थी, क्योंकि राणा सांगा उस समय राजपूत योद्धा था, राजपूत राजा था, जिन्होंने पूरे राजपूताना को संगठित कर लिया था और आसपास के सभी उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे और राजपूतों का झंडा बुलंद कर दिया था। वह एक महान शासक था, एक महान योद्धा था, जिसके डर से बाबर की जो सैनिक थे वो भी युद्ध लड़ने से आगे मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम आगे युद्ध नहीं लड़ेंगे। और 1526 का जो प्रथम पानीपत का युद्ध था उसके बाद बाबर की सेना वापस लौटने लगी थी। अब बाबर को तो कोई स्थायी घर नहीं था, क्योंकि वहां पर मध्य एशिया में यह असफल रहा था, जिसकी वजह से बाबर को यह लगने लगा था कि यहाँ से भी छोड़कर चले जाएंगे तो वहां पर जाकर रहेंगे कहाँ, क्योंकि पीछे से सब कुछ छूट चुका था। अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, लेकिन बाबर भी एक महान लड़ाकू योद्धा था, निर्भीक योद्धा था, वह भी लड़ना जानता था और लड़ाना भी जानता था। इस तरह से वह अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक स्थायी ठिकाना खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सेना उसका साथ नहीं दे रही थी। उसको भी समझाना उसके लिए आवश्यक था। तो उन्होंने इसी तरह उन्होंने इसके बाद जिहाद का प्रयोग किया, जैसे महमूद गजनवी ने जिहाद का प्रयोग किया, उसी तरह से इन्होंने जिहाद का प्रयोग किया राजपूतों के खिलाफ कि इन काफिरों को मारो। इस तरह से जिहाद का प्रयोग किया और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि शराब सेना में काफी प्रचलित थी, शराब पी के मदहोश रहा करते थे। तो इन्होंने शराब पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया और जिहाद के खिलाफ का नारा देके हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने भड़काया, क्योंकि राणा सांगा को तो इनको हराना ही था, क्योंकि राणा सांगा एक इनके सामने प्रमुख चुनौती था। लेकिन इनकी सेना ये भूल गई थी कि पिछली बार जो हराया हमने पानीपत के प्रथम युद्ध में, वो भी एक मुसलमान था, उसके खिलाफ तो इन्होंने जिहाद का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि उसको मुसलमान शासक था इब्राहिम लोदी और यह एक हिंदू शासक था। तो उन्होंने रणनीति के तहत ही जिहाद का प्रयोग किया था। दोस्तों, राजा का काम ही है एक सेना में उत्साह भरना। तो 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच एक महान युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की जो सेना थी, राजपूतों की जो सेना थी, वो जीतती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अंत में जब गोला बारूद और तोपों का प्रयोग किया तो राजपूतों ने भी पहली बार गोला बारूद और तोप देखे थे, जिसकी वजह से राणा सांगा और उनकी सेना को हार का सामना करना पड़ा। इसी युद्ध में चंदेरी के जो शासक थे मेदिनी राय, वो भी राणा सांगा का साथ दे रहे थे और राजपूताने की जो भी रियासत थी या जो भी शासक थे, जैसे आमेर का था, अजमेर का था, ये सब उनका साथ दे रहे थे, एक ही झंडे के नीचे लड़ रहे थे। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा ने बहुत ही बहादुरी के साथ बाबर की सेना का सामना किया, लेकिन गोला बारूद और तोपों की वजह से और उनको हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से 1526 और 1527 के ये दो युद्ध थे जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। लेकिन बाबर और भी इसको स्थायी संगठित रूप से संगठित करना चाहता था, क्योंकि मेदिनी राय जो 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर राणा सांगा का साथ दे रहा था, उसको भी युद्ध में हराना जरूरी था। तो 1528 में इन्होंने चंदेरी पर आक्रमण किया और मेदिनी राय और जो भी राजपूत शासक इकट्ठा हो रहे थे उनको वापस से पराजित कर दिया। और इसके बाद 1529 में अंतिम युद्ध किया इन्होंने, घग्गर का युद्ध। जो भी अफगान बचे थे, जो बिहार साइड भाग गए थे, वो वहां पर अपनी सेना संगठित कर रहे थे बंगाल के शासक के साथ, तो इन्होंने घग्गर के युद्ध में उनको भी पराजित कर दिया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और आगरा में इनको दफनाया गया। दोस्तों, इस तरह से बाबर की पूरा जीवन ही संघर्षों में बीतता रहा और वह ताउम्र युद्ध लड़ता रहा। लेकिन उन्होंने भारत में एक मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित कर दी, जो 1526 से 1857 तक चलती रही। लगभग 331 सालों तक मुगल साम्राज्य भारत में फलता फूलता रहा और शासन करता रहा। अब दोस्तों, बात ये आती है कि क्या बाबर को भारत के ही कुछ लोगों ने या भारत के शासकों ने ही बुलाया था? कि कहा तो यह भी जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, क्योंकि पूरे उत्तर भारत से राणा सांगा कंट्रोल करना चाहता था। राजपूताना और उस आसपास के क्षेत्र को तो वह कंट्रोल कर चुका था, लेकिन वह दिल्ली से शासन स्थापित करना चाह रहा था। तो यह कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, क्योंकि राणा सांगा को लगता था कि बाबर एक लुटेरा है और दिल्ली में जो इब्राहिम लोदी बैठा हुआ है उसको मारकर या उसको लूट कर ये चल जाएगा और इसके बाद हम दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। और जैसे इब्राहिम लोदी के जो
परिवार वाले थे, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और चाचा आलम खां लोधी, इन्होंने भी बाबर को निमंत्रण दिया था भारत आने के लिए। तो बाबर के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था भारत पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन दोस्तों बात तो उनकी तो मानी जा सकती है कि वो इब्राहिम लोधी को हटाना चाह रहे थे। दोस्तों राणा सांगा के बारे में ये विचार जमते नहीं है, क्योंकि राणा सांगा एक महान योद्धा, एक महान शासक था। वो बाबर जैसे तो कितने लुटेरों को तो मारकर भगा सकता था। तो राणा सांगा के बारे में तो ये कहना उचित नहीं है कि इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। वो बाबर को आमंत्रित क्यों करना चाहेगा, क्योंकि इब्राहिम लोधी को तो वह अकेला भी हरा सकता था। उसके पास इतने अधिकार क्षेत्र में, इतने झंडे के नीचे इतने शासक लड़ रहे थे जो राजपूत योद्धा थे, तो वो इब्राहिम लोधी को तो वैसे भी हरा सकते थे। तो बाबर के बारे में, जो राणा सांगा के बारे में बाबर भी कहता है कि राणा सांगा ने मुझे आमंत्रित किया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। और वो 1527 जो खानवा के युद्ध में इसलिए कहता है, युद्ध करता है कि वो कहता है कि राणा सांगा ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि वहां से भी बुला लिया और यहाँ पर मेरा साथ नहीं दिया पानीपत के मैदान में। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये जो कहा जाता है बिल्कुल गलत कहा जाता है। अब ये सच तो ये है कि बाबर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं था, वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक ठिकाना खोजने के लिए भारत आ रहा था। और भारत में उसको अकूत धन संपदा मिली और अपना ठिकाना खोजने में वह सफल रहा। बल्कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित नहीं किया था। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।